सब लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकें, इंक्रीज हो सके। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड इज दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम डिस्पाइट हैविंग स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम? इज इट स्टिल रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने तो शुरू से लेकर के आखिर तक अभी तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की है, बट यूपीएससी के लिए क्या मैं मीडियम चेंज कर सकता हूँ जिससे मेरे सिलेक्शन के चांसेस इनहैंस हो सकें? यस, डेफिनेटली यू कैन चेंज। अब दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, ठीक है चेंज तो कर लें, बट कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज? देखिए, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए बहुत ही सिंसियरली सोचना चाहिए। भीड़ का हिस्सा बिल्कुल मत बनिए, कोई आंदोलन कहीं भी मत जाइए, कोई ट्विटर पे कुछ मत कैंपेन करिए। आपकी टोटल एनर्जी का लॉस होगा, आपको कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आया, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है सरकार के लिए। क्या ये मणिपुर से ज़्यादा बड़ा मुद्दा है? ठीक है, क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा बड़ा मुद्दा है? आप समझदार होइए, अपने वक्त की कीमत को समझिए। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से लगे रहेंगे और आप इंग्लिश को सिर्फ दोष देते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अभी इस बार का जो सीसैट का पेपर आया, ठीक है, उसमें अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो लगभग 40 क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मोस्ट लाइकली ज़्यादातर संभावना यही है कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इवन वन क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस, राइट? तो 40 क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही चले जाते हैं। उसके ऊपर से मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल इन्होंने हाई किया है वो तो अनजस्टिफिएबल है इस वक्त। वो तो मान लीजिए कि एक वो गलती थी यूपीएससी की जो बाद में सही कर दी जाएगी, बट आपके पास सोचिए 80 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? आपको 28 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही के सही होने चाहिए, बस आपने सीसैट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बट सोचिए, आप जो 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चंस में से ही 28 करने हैं आपको, ठीक है। तो सोचिए 12 क्वेश्चन ही बचते हैं आपके कि जिसमें आप बिल्कुल तो हल्का फुल्का गलती कर सकते हो बस, बाकी 28 आपको सही करने। तो आधा पेपर से तो आप ऐसे ही बाहर हो जाते हो, राइट? तो क्यों नहीं आप इंग्लिश को सीख लो। इंग्लिश को सीखने में कितना टाइम है? क्या आपको मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, ठीक है ना, आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, आप स्कूल में टॉप कर सकते हो, बट सिर्फ आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। जबकि आपको आधे से ज़्यादा आपको रूल्स रेगुलेशन ग्रामर के पता हैं। आपको जैसे यहाँ पे जो भी ये कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं पूछूँ ये क्या लिखा, तो आप ये थोड़ी कहोगे ये जापानीज़ या कोरियन लैंग्वेज में लिखा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आप इतनी बस सिर्फ आपको एक बार सोचना है कि हाँ, अगर मैं मीडियम चेंज कर लेता हूँ तो आपके पास जितना बेस्ट स्टडी मटेरियल, क्वालिटी स्टडी मटेरियल है जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ईजिली अवेलेबल है, राइट, तो आप भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। आपके लिए भी ये सारे जो दिमाग के टेंशन खत्म की, कल मुझे वहां जाना है, कल उस जगह आंदोलन करना है, ये करना है, ठीक है, आप इतना सब करके करोगे क्या? अगर मान लीजिए नहीं हुआ, अगर मान लीजिए सीसैट को नहीं हटाया तो क्या करोगे आप? तो आपको सिर्फ रास्ता चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। हिंदी तो हम सबकी मातृभाषा, वी ऑल रिस्पेक्ट आवर हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि हिंदी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिंदी, राइट। बट आपकी लाइफ है, आपकी बनी है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपका यूथ है, ठीक है, और आपका डिसीजन है कि आप चेंज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप डेफिनेटली चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस सिलेक्शन के जरूर इनहैंस होंगे। जब आप सीसैट को पास करने लगोगे, मेंस आप लिखोगे, तो आपके अंदर का जो रियल टैलेंट है एटलीस्ट वो आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले नंबर 1 पे यू स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स मोर एंड मोर इनटू इंग्लिश। जैसे ये न्यूज़पेपर है तो एडिटोरियल, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा और कैसे इसका आंसर लिखना है। राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियर वेपन विद रिस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन वॉर, ये इसका नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मींस इससे संबंधित। तो किससे संबंधित? रशिया और यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है, इससे संबंधित क्या है, न्यूक्लियर वेपन है, तो उसके ऊपर एक नोट लिखना है आपको। इतनी टफ नहीं है इंग्लिश, है इजी, बस एक माइंडसेट आपके दिमाग में बन गया है कि बहुत ज़्यादा टफ है, कैसे करेंगे, मैं तो कॉन्वेंट स्कूल नहीं गया, या मैं तो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाता हूँ। एवरीथिंग विल कम, बट विद इन अ मैटर ऑफ लाइक 1 to 2 months you will feel the difference, right? Or if you really want to connect me personally, the WhatsApp number is given on this particular channel, you can contact me right on the WhatsApp. So अब इसको समझना कैसे? देखिए, सबसे पहले you start listening things more and more into English। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सुनेंगे तो चीज़ों कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आएंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर से चली जाएगी। एंड देन आई विल बी रीडिंग इट ऑल्सो, लाइक ऐसे करके 1 by 1, लाइक लाइन बाय लाइन आई विल बी रीडिंग इट, ओके, एंड आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड। और जो इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज होंगी, वर्ड्स होंगे, तो आई विल बी टेलिंग यू द मीनिंग ऑल्सो। अब क्या यही वोकैबलरीज तो पलट के आती हैं हर दिन न्यूज़पेपर में? ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल ये आपको 10,000 5,000 वर्ड याद करने, वर्ड आपको कोई नहीं याद करना, बस सुनते रहना है और स्लोली ऑटोमेटिक आपके दिमाग के सिस्टम में सेट हो जाएंगी ये चीज़ें, ऑलराइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए इंग्लिश में और इसको लिखने की भी कोशिश करिए। अभी जैसे यहाँ पर जो भी नोट्स बनाएंगे हम इससे, तो यू जस्ट ट्राई टू राइट एन आंसर
ठीक है ना, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, मेन बॉडी क्या होगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी मत देखिए आप लोग, कि स्ट्रैटेजी की वीडियो आप देखे जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होगा। आप एक दिन में बैठ करके पूरे 1 साल या 1.5 साल की स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते एक जगह पर बैठ के। अगर आपने बनाई भी होगी तो आपको पता होगा कि आज तक आप फॉलो नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी आप अपने मन में मत सोचिए कि नहीं नहीं आज तो मैं सोच रहा हूँ कि यार बहुत लंबी स्ट्रैटेजी में बनाऊंगा और सब कुछ फिर वैसे करूंगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि कौन से सब्जेक्ट में कभी मान लीजिए कोई एडिटोरियल आया, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आया जिसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, थोड़ा सा नेट पे सर्च करना है, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब तो आपको उसमें अगर आपने सोचा 15 मिनट, तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है ना। और किसी किसी दिन ईजी हो। तो ये जब आप 1-2 महीने पढ़ाई करेंगे रेगुलर, आप जो है रेगुलरली पढ़ाई करेंगे, डिसिप्लिन होंगे, ठीक है, 8 से 10 घंटे जब आप देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड खुद ही बताएगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए आपको, राइट। एंड देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, एंड देन जो स्ट्रेटजी आप तब बनाएंगे, दैट स्ट्रेटजी विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तब आप अपने टारगेट्स को वीकली फिर मंथली अचीव करेंगे, देन आप रिवीजन करेंगे, देन आप आंसर राइटिंग करेंगे, देन आप जो है आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैं रेस में हूँ भी या बस ऐਵੇਂ ही बस खाली चले जा रहे हैं, मतलब नाम के लिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा, खुद ही आपको बताएगा, आपकी मेहनत आपको खुद ही बताएगी कि आप कितने पानी में हैं, राइट। तो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनिए और पढ़िए, ठीक है ना, और बोलने की भी कोशिश करिए जो भी है। वो ये मत सोचिए कि पूरी ग्रामर पहले मैं सीख लूंगा देन आई विल स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। बेस्ट डे किसी की लाइफ में नहीं आता, आज से ही है। जैसे भी शुरू करना चाहते हैं यू कैन स्टार्ट। और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में तो व्हाट्सएप नंबर इज गिवन ऑन द चैनल, यू कैन कनेक्ट टू मी डायरेक्टली और पर्सनली, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर whenever you read, so I'll be mixing Hindi and English both, okay। So the lessons of Hiroshima must not drift away, ठीक है। तो जब से जो सबसे पहले when you open the editorial, so what happens, so आप खोलते न्यूज़पेपर तो एडिटोरियल पे आते हैं कि हाँ यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, फाइन, ठीक है। अब जब आए तो आपने देखा ये हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर, ओके, द हेडिंग। अब इस हेडिंग का मतलब क्या है, द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे। अब इसको अब इसको रीड कैसे करें, द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको एक बार में पढ़ना है, द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा, फिर क्या है, मस्ट नॉट, इतना पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, ड्रिफ्ट अवे, ये थर्ड। तो एक सेंटेंस को 3 टाइम में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा। अब यहाँ पे लेसन मतलब ये नहीं कि कितने चैप्टर वगैरह हैं, लेसन मतलब सीख हमें क्या मिली, ठीक है ना, लर्निंग हमें क्या मिली, सीखा हमने क्या हिरोशिमा से, है ना। तो हिरोशिमा का सीख या हिरोशिमा की सीख क्या है, ठीक है। और ये जो द है ये तो आर्टिकल है, ठीक है, तो इसका कोई खुद का इंडिपेंडेंट मीनिंग होता नहीं है, ठीक। तो लेसन्स ऑफ हिरोशिमा, ठीक है। तो हिरोशिमा में जो भी घटना, तो हिरोशिमा क्या है, आपको हर हर इंसान को पता होगा अपने देश में तो, कि जापान में एक जगह का नाम है हिरोशिमा, ठीक है, जहां पर 1945 में 6 अगस्त को एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई थी, राइट। और वो वर्ल्ड वॉर का एंड वहां से माना जाता है, और यूएस वहां से वर्ल्ड का सुपर पावर बन के आया था, ठीक है। तो ये आपको इतना तो पता ही होगा। तो हिरोशिमा एक जगह का नाम है, ठीक है। तो वहां से जो सीख नहीं, तो वहां इसका तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, इसीलिए तो यहाँ पे ऑथर लिख रहा है कि द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे। तो मस्ट नॉट का मतलब आप समझिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। ड्रिफ्ट अवे मतलब दूर जाना, मतलब ड्रिफ्ट मतलब किसी एक चीज़ का दूसरे से हट जाना। तो आप इसको अगर पूरा का पूरा मिला देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जो सीख हमें हिरोशिमा से मिली है वो दूर हमसे नहीं जानी चाहिए, ठीक है, मतलब हमें उससे सीखना चाहिए। अब ये यहाँ से क्यों लिखा है, आप सोचिए जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करना या न्यूक्लियर थ्रेट की या न्यूक्लियर वॉर की कोई बात की जा रही होगी। तो इसमें इसीलिए ये हेडिंग लिखी है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हिरोशिमा पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, ठीक है, तो वहां पर क्या क्या हुआ, तो वो जो लेसन हमने सीखे हैं तो उस सीख को हमें जाने नहीं देना है ऐसे ही वेस्ट, ठीक है, उसे हमें याद रखना है। और जो रशिया और यूक्रेन वॉर हो रहा है उसमें हमें ये अप्लाई करना है कि जिससे न्यूक्लियर वॉर ना हो, राइट। इसी के बारे में ये पूरा एडिटोरियल है, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम निकालते रहेंगे, एंड देन विल बी मेकिंग दी नोट्स, एंड देन अल्टीमेटली विल बी राइटिंग सम आंसर्स ऑल्सो, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द मॉर्निंग ऑफ August 6, 1945 dawned clear and sunny as the Enola Gay wheeled over Hiroshima and dropped its payload on the city center. अब इसका मतलब क्या है, सुबह सुबह 6 अगस्त को, ओके, देखिए स्टोरी की तरह पढ़िए इसको। 1945 साल था, 6 अगस्त का दिन था, सुबह सुबह की बात है। डॉन्ड क्लियर, तो मतलब डॉन मतलब क्या होता है, सवेरा होना, सुबह होना। तो जब सुबह हुई तो बहुत ही क्लियर स्काई था और सनी था, सूर्य भी निकला था, सूरज निकला था और बहुत ही क्लियर स्काई था। एज द एनोला गे व्हील्ड ओवर हिरोशिमा, तो एनोला गे एक प्लेन का नाम है, ठीक है ना। व्हील्ड ओवर मतलब वो उड़ रहा था हिरोशिमा के ऊपर, हिरोशिमा जो सिटी है उसके ऊपर वो उड़ रहा था, ठीक है। एंड ड्रॉप्ड इट्स पेलोड ऑन द सिटी सेंटर, जो सिटी सेंटर था उसके ऊपर जो इसने बॉम्ब लगा रखा था, फैट बॉय स्मॉल बॉय में से एक था, आप बताइए कौन सा था, ठीक है। तो उस बॉम्ब को इसने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप मतलब छोड़ दिया सिटी सेंटर के ऊपर।
और द 15 kT यूरेनियम बॉम्ब exploded 600 meters above the Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall। जो 15 किलो टन्स का जो यूरेनियम बॉम्ब था, ठीक है, यूरेनियम बॉम्ब था, उसका वजन था 15 किलो टन्स। एक्सप्लोडेड मतलब फूट गया, वो मतलब ब्लास्ट हो गया 600 मीटर्स अबव। अब किसके 600 मीटर अबव, मतलब किस चीज़ के 600 मीटर अबव, जो ये यहाँ पे था प्रीफेक्चरल। तो प्रीफेक्चरल मतलब क्या होता है, राज्य का। क्योंकि जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि यूपी एक स्टेट है, एमपी एक स्टेट है, तो ये जो स्टेट बोलते हैं ना, राज्य, तो जापान में स्टेट को बोलते हैं प्रीफेक्चर, ठीक है ना। तो जो वहाँ के राज्य का इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल था, उसके 600 मीटर अबव, 600 मीटर ऊपर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हिरोशिमा में, ठीक है ना। फिर क्या, इंस्टेंटली फ्लैटनिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन बिलो। इंस्टेंटली मतलब बिल्कुल अचानक से, फ्लैटनिंग मतलब सब कुछ बराबर हो गया। मतलब जब ब्लास्ट हुआ ना तो बिल्डिंग वगैरह सब गिरी, फ्रॉम एवरीथिंग मतलब हर सामान से लेकर के एवरीवन, मतलब जो भी लोग थे सब उसके नीचे जो थे सब फ्लैटन, मतलब डेड, एवरीबडी वाज डेड। ओके, सारी बिल्डिंग बिल्डिंग सब गिर गई। ओनली द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द हॉल रिमेन्ड, ठीक है, ओनली दी स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो स्केलेटल जैसे आप न्यू भरते हैं ना, कभी भी आप अपना वो जो है बनाते हैं ना, मकान बनाते हैं, तो आप मतलब न्यू भरते हैं, तो न्यू के ऊपर ही मकान खड़ा होता है ना, दीवार वगैरह जहाँ से स्टार्ट होती है, तो केवल न्यू न्यू जैसा आपको पता, कुछ आपको पता है हाँ यहाँ कुछ था, तो उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब एक ढांचा टाइप का बचा हुआ था बस नीचे का, उस हॉल का, ठीक है, वो बचा हुआ था, रिमेंडेड मतलब बचा हुआ था। बियरिंग विटनेस टू द मोमेंट व्हेन आवर बिलीव्स अबाउट वेपन्स एंड वॉर चेंज। तो ये एक ऐसा मोमेंट था, ठीक है, जिसको हमने देखा, ठीक है, कि जब हमारे जो विचार थे, बिलीफ थे, जो हमारा विश्वास था कि जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, और वॉर जिस तरीके से होता है, उसके बारे में हमारी राय चेंज हो गई जब हमने इतना विध्वंस देखा। तो ठीक है, तो ये ऐसे इंट्रोडक्शन लिखा है ऑथर ने, प्रियांजलि मलिक जी ने, ठीक है ना। तो आप देखते हैं क्या है ये, द कंसेप्ट ऑफ डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब क्या होता है, डिटरेंस का मतलब होता है डिस्करेज करना किसी को, ठीक है। जैसे मैं आपको डिस्करेज करूँ कि भाई हिंदी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों, अपना टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ आप वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एक बार ट्राई करके देखो ना, 4-5 महीने आप अच्छे से मेहनत करके देखो, आपका नुकसान तो होगा नहीं। यूपीएससी का पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, द हिंदू ही पढ़ोगे, क्या नुकसान होगा आपका। 6 महीने में कम से कम अगर आपने चेंज कर लिया तो आपकी लाइफ तो बेहतर हो जाएगी ना, सिलेक्शन के चांसेस तो इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं डिटरेंस, ठीक है। डिटरेंस मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना किसी को। अब क्या होता है द कंसेप्ट ऑफ डिटरेंस, तो ये कंसेप्ट क्या है, डिटरेंस मतलब क्या होता है, उसको इस पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक डिस्कस किया गया। तो लेट अस रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, द इंटरवीनिंग 78 ईयर्स। अब ये कब बॉम्ब वहाँ पे गिराया गया था, 6 अगस्त, जो कि कल आने वाला है। तो 6 अगस्त 1945 से लेके 6 अगस्त 2023 के बीच में इस वक्त निकाली, कितना होता है 78 ईयर्स। तो इंटरवीनिंग मतलब क्या, बीच का समय यहाँ पर। सो इन द इंटरवीनिंग 78 ईयर्स, तो इन 78 सालों में, मतलब 1945 से लेकर के आज 2023 तक जो 78 ईयर्स हुए हैं, उनके बीच में क्या हुआ, वी हैव विटनेस द राइज एंड फॉल ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट्स। मतलब हमने देखा, विटनेस मतलब देखा हमने, ठीक है, द राइज एंड फॉल्स मतलब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर थ्रेट्स का खतरा देखा भी हमने, और कभी कभी खतरा बहुत नीचे भी गया, कम भी हुआ। तो कैसे, अब जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे ये रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो अभी न्यूक्लियर थ्रेट्स का खतरा राइज हो रहा है ना, हाई है कि नहीं है। और इससे पहले जब ये वॉर नहीं हो रहा था तो न्यूक्लियर थ्रेट्स का बहुत कम था ना खतरा। तो वैसे ही इन 78 ईयर्स में हमने देखा है कि कभी कभी न्यूक्लियर थ्रेट्स का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, राइट। सो द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस अट्रैक्टेड द शार्पेस्ट माइंड्स इन द कंट्रीज दैट बोथ possessed nuclear weapons and abjured them, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि जो ये डेटरेंस का कंसेप्ट है, न्यूक्लियर डेटरेंस का जो कंसेप्ट है, अट्रैक्टेड मतलब अपनी तरफ आकर्षित किया उसने, किसको, शार्पेस्ट माइंड, मतलब जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग थे, वो कहाँ थे, ऐसे देशों में, इन कंट्रीज दैट बोथ possessed न्यूक्लियर वेपन्स एंड absorbed them। ऐसे कंट्रीज में जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, और ऐसी भी कंट्रीज ने ऐसे माइंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे उनको अट्रैक्ट किया, जिन्होंने एब्जॉर्ब कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था। मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स थे जिनके पास, जैसे यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स था, बेलारूस के पास न्यूक्लियर वेपन्स था, तो इन्होंने बोला कि यूनाइटेड किंगडम हमें सिक्योरिटी देगा, रशिया हमें सिक्योरिटी देगा, अगर हमें डिफेंस की जरूरत आगे पड़ेगी, तो इसलिए हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एब्जोर कर देते हैं, शपथ के साथ उनको खराब कर देते हैं कि हम मतलब कसम खाते हैं हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे जो मतलब ऐसी दो तरीके की कंट्रीज थी, एक के पास तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे, और एक जिनके पास थे उन्होंने छोड़ दिए, मतलब अपने न्यूक्लियर वेपन्स खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है। तो ये मतलब दो तरीके की चीज़। अभी हमारे लिए यहाँ तक कुछ कुछ खास काम नहीं, बट ये कहा एक स्टोरी पढ़ने से हमें समझ में आता है, क्योंकि आरसी में कुछ भी आ सकता है ना, ऐसा आप समझो आरसी का पीरियड है ना, ऐसा समझ सकते हो आप। सो स्पेशली एज न्यूक्लियर वेपन्स बिकेम मोर पावरफुल, it became clear that any nuclear use would be a global problem। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनने लगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने लगे, तो इससे ये क्लियर हो गया कि अगर इनका यूज़ होता है तो ये एक वैश्विक समस्या बनेगी, मतलब ग्लोबल स्टेटस पे बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है, ठीक है।
दिस अलाउड अ पैरेलल डेवलपमेंट टू ऑकर। इसकी वजह से क्या हुआ कि दो मतलब एक के साथ एक दो चीजें एक साथ होना शुरू हुई। अब वो कौन थी? इवन एज न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स मतलब जैसे यूएस हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब क्या है? न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इवन एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स डेवलप्ड इवन मोर डिस्ट्रक्टिव न्यूक, तो न्यूक्स मतलब क्या होता है? एटॉमिक बॉम्ब्स। ठीक है, तो एक तो मतलब डेवलपमेंट ये हो रहा था कि मतलब जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जिनके पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन है, उन्होंने और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स को बना लिया। और उसके साथ साथ जो दूसरा डेवलपमेंट वो होता, अ टैबो अगेंस्ट देयर एक्चुअल यूज बिगैन टू डेवलप। अब क्या है ये जो वर्ड है टैबो, तो इसका मतलब टैबो का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को ना करना। ठीक है, तो एक तरफ तो जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे उन्होंने और ज्यादा संख्या में अपने यहाँ पे और एटम बॉम्ब्स बनाए और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए। और साथ ही साथ एक ये भी बात चलने लगी कि यार इनको यूज नहीं करना है, कभी इनको एक्चुअली में कभी यूज नहीं करना, ऐसी भी एक सोच साथ ही साथ डेवलप हुई। ठीक, तो ये दो चीजें एक साथ डेवलप हुई। The political scientist Nina Tannelwald has defined the nuclear taboo as a coalescing norm against using nuclear weapons because these weapons are seen as so beyond the pale that there are almost no circumstances in which their use can be justified. इसका मतलब ये है यहाँ से कहने का कि जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, जो राजनीतिक विज्ञान की जो एक वैज्ञानिक हैं, एक तरीके से कह सकते हैं आप, साइंटिस्ट हैं, नीना जी ने, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ऐसा परिभाषित किया है कि जो न्यूक्लियर टैबो है वो है क्या, बस वो इन्होंने बताया कि ये एक कोलेसिंग मतलब है, एक नॉर्म है कि जहाँ पर कोलेसिंग नॉर्म मतलब जहाँ पे सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। ठीक है ना, अगेंस्ट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन मतलब सारे कंट्री का पूरा वर्ड एक साथ आ जाए। न्यूक्लियर टैबो मतलब ये है कि पूरा वर्ड एक साथ आ जाए अगेंस्ट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन, कि न्यूक्लियर यूज के खिलाफ खड़ा हो जाए। क्योंकि बिकॉज दीज वेपन्स आर सीन एज सो बियॉन्ड द पेल, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको कैसा देखा जाता है कि ये इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, बियॉन्ड द पेल मतलब एक सीमा से बाहर, इतनी ज़्यादा मतलब इससे विध्वंस हो सकता है, बर्बादी हो सकती है, तो इसीलिए बियॉन्ड द पेल कि एक सीमा से बाहर इतना ज़्यादा विध्वंस हो सकता है। दैट देर आर ऑलमोस्ट नो सर्कमस्टेंसेज इन विच देयर यूज कैन बी जस्टिफाइड। इतना विध्वंस हो सकता है कि मतलब जो है कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बताई जा सकती कि हाँ इसका यूज करना एक न्याय संगत था, मतलब इसको किसी भी तरीके से अगर इसका यूज हुआ न्यूक्लियर वेपन का तो वो गलत ही होगा। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बताई जा सकती है इसके सपोर्ट में कि हाँ ऐसी स्थिति तो इसलिए हमने न्यूक्लियर वेपन का यूज किया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियर टैबो। तो आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं जब आप आंसर लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नीना टैनल वर्ड, ठीक है ना, इनको आप मतलब इनका नाम मतलब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं न्यूक्लियर टैबो क्या है, तो न्यूक्लियर टैबो के साथ आप ये लिख सकते हैं कोलेसिंग नाम। तो आपको बहुत अपनी तरफ से कुछ वोकैबुलरी नहीं प्रिपेयर करनी है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना है बस। ठीक है, तो आपको मार्क्स अच्छे फेच होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हो गया। देन क्या है क्रूशली, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, क्रूशली दिस टैबो एक्सटेंड अक्रॉस द होल क्लास ऑफ वेपन्स। अब इसका मतलब यह है कि यही जो टैबो है ऐसा नहीं खाली न्यूक्लियर वेपन की यूज़ करें, ऐसे छोटे मोटे भी बॉम्ब या मिसाइल्स इनका भी यूज़ आप ना करें। तो मतलब होल क्लास ऑफ वेपन मतलब हर किसी तरीके के जो भी वेपन है, किसी भी तरीके के वेपन हैं, ये मतलब ये मतलब यहाँ पे जो ये वर्ड आ गया कि इसको यूज़ नहीं करना टैबो, तो इसका मतलब ये खाली ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर बम को यूज़ करने के लिए मना कर रहा हो, हर किसी तरीके के बम को यूज़ करने के लिए मना कर रहा है बम को। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर यील्ड मतलब वो कितना विध्वंसात्मक हो सकता है, कि जैसे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब को कहीं पे मतलब छोड़ दिया जाए तो वहाँ क्या होगा 60-70 साउंड मतलब 60 से 70 हज़ार लोग मारे जाएंगे कम से कम। तो अगर कोई ऐसा बॉम्ब है जिसकी वजह से 200 लोग भी मारे जाते हैं तो वैसे बॉम्ब को भी नहीं यूज़ करना चाहिए। ये जो आपका वर्ड है ना न्यूक्लियर टैबो, ये बताता है। ठीक है, leading to a blanket prohibition of use that each passing year reinforces। तो एक blanket prohibition मतलब एक लंबी पूरी तरीके से इस पे क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, मतलब ये जो एक सोच है ना कि मतलब यूज़ नहीं करना है टैबो जो है, ठीक है, यूज़ नहीं करना है, तो मतलब हर पासिंग ईयर मतलब 1945 के बाद से जितने भी ईयर बीते गए 70, तो हर बार बोला नहीं इसको यूज़ नहीं करना, बना के रख लिया कोई दिक्कत नहीं, बट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को री करता है, मतलब फिर से स्थापित करता है कि नहीं यूज़ नहीं करना न्यूक्लियर वेपन को। ठीक है, However, this taboo has no legal basis। लेकिन जो ये टैबो है, मतलब ये जो टैबो एक निषेध की जो भावना है कि नहीं न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करना है, इसका कोई लीगल बेसिस नहीं, मतलब इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया हुआ है। राइट, अब जब लॉ नहीं बना तो कैसे ये मतलब होता है, इट रेस्ट्स ऑन द आइडियाज। अब रेस्ट मतलब आधार पर, मतलब किस आधार पर, आइडियाज ऑफ मोरालिटी, नैतिकता के आधार पर। फिर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी की मतलब समानता के जो है आधार पर या बेसिस पर। ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की। मतलब अब जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री यूएस है,
या मान ली रशिया है, ठीक है, तो इनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, तो इनको सबको सोचना चाहिए कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं यूज़ करना, समानता के लिए भी, नैतिकता के आधार पर भी यूज़ नहीं किया। तो इस आधार पर ये टैबू वाली आइडियोलॉजी काम करती है, ठीक है। द टैबू इज ग्राउंडेड फर्मली इन आवर ट्रीटिंग न्यूक्लियर वेपन्स एज डिफरेंट, ठीक है। जो ये हमारा टैबू जो हमारी निषेध की जो भावना है वो बहुत ही मजबूती के साथ वो कहाँ पर है, ठीक है, वो मतलब इस तरीके से कि न्यूक्लियर वेपन्स इन बर्नार्ड बॉडीज सेलिब्रेटेड फ्रेज आर द एब्सोल्यूट वेपन्स। मतलब ये बताता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो एब्सोल्यूट वेपन्स हैं, ठीक है। और उनको कौन बता रहा है, बर्नार्ड बॉडीज सेलिब्रेटेड फ्रेज, ये इनका फ्रेज है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर दी एब्सोल्यूट वेपन्स, ठीक है। न्यूक्लियर तो एब्सोल्यूट मतलब अल्टीमेट वेपन है, अगर इसको डाल दिया तो समाप्त, मतलब वहाँ की पूरी सिविलाइजेशन और सब कंट्री वगैरह सब खत्म हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट मतलब इतना ज़्यादा विध्वंसक, ठीक है। दिस स्पेशल ट्रीटमेंट इज ग्राउंडेड नॉट सो मच इन द पावर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। दिस स्पेशल ट्रीटमेंट, ये जो खास मतलब तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं, इज ग्राउंडेड नॉट सो मच इन द पावर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, जो एटॉमिक बॉम्ब हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में ये बात नहीं कही जा रही है। वी आर एबल टू डायल अप और डाउन द डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ मॉडर्न न्यूक्स। तो मॉडर्न न्यूक्स मतलब आजकल के जो भी मतलब बॉम्ब्स वगैरह बनाए गए हैं, तो हम उनके यूज़ को, उनकी जो डिस्ट्रक्टिव मतलब जो उनकी विध्वंस करने की जो क्षमता है, डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ मॉडर्न न्यूक्स है, उनको हम अब मतलब काफ़ी हद तक कभी मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कभी उनको कम यूज़ कर सकते हैं। एंड वी हैव डेवलप्ड कन्वेंशनल म्यूनिशंस दैट राइवल सम न्यूक्लियर डिस्ट्रक्टिवनेस। और हमने कुछ कन्वेंशनल म्यूनिशंस को बना लिया, मतलब कुछ ऐसे छोटे मोटे बॉम्ब्स या मिसाइल्स बना लिए जिससे कि हमें न्यूक्लियर वेपन का यूज़ ना करना पड़े। अगर कहीं युद्ध हो भी तो छोटे मोटे बॉम्ब्स वगैरह का यूज़ करके हम जो है न्यूक्लियर वेपन के बराबर की जो डिस्ट्रक्टिवनेस होती है, विध्वंसात्मकता जो होती है, उसको हम रोक सकते हैं, राइट। और इवन इन दी एबिलिटी टू फ्लैटन अ सिटी इन मोमेंट्स, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब डालोगे तो फ्लैटन कर देगा सिटी को, मतलब बराबर, मतलब सारी बिल्डिंग्स वगैरह जमींदोज हो जाएंगी, इंसान वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, इतना डिस्ट्रक्टिव होता है। तो इस वजह छोटे छोटे वेपन्स हमने बना लिए, इनको बोलते हैं कन्वेंशनल म्यूनिशंस, राइट। द स्पेशल स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स रेस्ट ऑन द कंटिन्यूअली reaffirmed knowledge gained from the survivors of Hiroshima and Nagasaki that nuclear weapons are indiscriminate। indiscriminate मतलब क्या है, जो ये ना देखे कि कोई इंसान मतलब युद्ध में शामिल है कि नहीं है, वो आम जनता है या वो सैनिक है किसी देश का लड़ रहा है, वो इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, वो इनडिस्क्रिमिनेटली। हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसने ये नहीं देखा कि इसमें कौन से लोग लड़ रहे हैं, मतलब जो भी वहाँ के सैनिक हैं, ठीक है, या नॉन कॉम्बिटेंट्स मतलब क्या है, जो आम आदमी है, ठीक है। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना, बिटवीन, ठीक है। तो इन दोनों लोगों के बीच में वो अंतर नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आए कि जो स्पेशल स्टेटस न्यूक्लियर पावर का है वो क्या है कि लगातार जो एक हमें ये बुद्धि मिली है, ये हमें जो ज्ञान मिला है जो उनके सर्वाइवर से कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें जो लोग बच गए जिंदा, तो वो लोग यही बताते हैं कि जब ये बॉम्ब वगैरह गिरते हैं तो इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना किसी भेदभाव के, मतलब वो ये नहीं देखता कि कौन सा बंदा लड़ाई कर रहा कॉम्बिटेंट है या कौन नॉन कॉम्बिटेंट है। नॉन कॉम्बिटेंट मतलब जो आम आदमी है, उसके बीच में कोई अंतर नहीं करता, वो गिरता सबको बराबर मारता है, राइट। सो दे कंटेमिनेट द एनवायरमेंट फॉर डिकेड्स। कंटेमिनेट मतलब खराब कर देते हैं, वहाँ की एयर वगैरह सब खराब हो जाती है, ठीक है, वहाँ की सॉइल वगैरह सब खराब हो जाती है, ठीक है। तो एनवायरमेंट फॉर डिकेड्स कई आने वाले कई दशकों तक के लिए खराब कर देती है, ठीक है। एंड द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन आर फेल्ट फॉर जनरेशंस। तो जो वहाँ से रेज निकलती हैं, ठीक है, वो जो है कई आने वाली जो भी जनरेशन हैं, मतलब हिंदी में बोले तो पीढ़ियाँ हैं, उनको जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। देर आर पीपल इन जापान स्टिल लिविंग विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अगस्त 1945। तो 1945 अगस्त 1945 में जब ये वाला बॉम्ब इनोला गे जो एरोप्लेन था, जो हिरोशिमा के ऊपर जिसने 15 किलो टन्स का जो बॉम्ब ड्रॉप किया था, उसकी वजह से जो लोगों की बर्बादी हुई है जापान में, और जो लोग मतलब जिंदा बच गए या वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको पता है कि क्या इसके कितने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, परिणाम आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं टेस्टिंग दीज नोशंस। अब ये जो धारणाएं हैं, ये जो विचार हैं, ठीक है ना, नोशंस। जैसे कौन सा नोशन हमने देखा, एक हमने देखा कौन सा नोशन, डिटरेंस वाला नोशन देखा है हमने, ठीक है। और दूसरा साथ ही साथ कौन सा हुआ हमारा डेवलप हुआ, न्यूक्लियर टैबू, ठीक है। अब देखते हैं कि इनका असर क्या हुआ। तो अब यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बारे में बात करके कनेक्ट करते हैं इनको, ठीक है। सो इवेंट्स सिंस रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैव टेस्टेड आवर नोशंस ऑफ डिटरेंस एंड द टैबू, ठीक है, यही देखिए आगे दोनों।
ये हमारा टैबू और ये नोशंस ऑफ डिटरेंस। तो डिटरेंस मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना कि नहीं यूज़ नहीं करना है ना, यूज़ नहीं करना, न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करना। तो जो रशिया ने इन्वेड किया है, जो हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, उसमें हमने टेस्ट किया है, उसमें हमने टेस्ट करके देखा है कि ये जो मतलब जो एक हतोत्साहित करने का जो नोशन है, जो धारणा है वो क्या है, और जो हमारा टैबू है ये कैसा है, मतलब कैसे वर्क इसमें कर रहा है। अब उसमें क्या बोला कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ इशूड सेवरल व्हील्ड एंड नॉट सो व्हील्ड न्यूक्लियर थ्रेट्स। मतलब जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ने इशू किया है कई बार, ठीक है ना, सेवरल मतलब कई बार, व्हील्ड एंड नॉट सो व्हील्ड मतलब अस्पष्ट, मतलब इतना भी अस्पष्ट नहीं है, न्यूक्लियर थ्रेट्स मतलब न्यूक्लियर थ्रेट्स की धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करेंगे। Ranging from reminding the world of Russia's nuclear weapon status at the start of the war against Ukraine on February 24, 2022, to ordering Russia's nuclear forces into a special regime of combat duty a few days later, which left analysts scrambling to decode what that formulation might mean, to declare in September 2022 that Russia was prepared to make use of all weapons systems available to them. This is not a bluff. This is not a bluff. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मतलब ये है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला, पुतिन ने जो है धमकी दी एकदम मतलब अस्पष्ट तरीके से, लेकिन इतना भी अस्पष्ट नहीं था कि समझ में ना आए। तो उन्होंने बोला रेंजिंग फ्रॉम रिमाइंडिंग द वर्ल्ड, मतलब स्टार्ट किया कि मतलब पूरी दुनिया को बताया युद्ध स्टार्ट होने से पहले, जो यूक्रेन से जब युद्ध स्टार्ट होने से पहले उन्होंने बोला कि आपको पता है ना कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, ठीक है। और उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया, उन्होंने बोला कि स्पेशल रिजीम ऑफ कॉम्बैट ड्यूटी, मतलब अब एक स्पेशल मतलब शासन होगा कि जो लोग आकर के युद्ध में मतलब जो है अटैक करने वाले मतलब टाइम में ड्यूटी करेंगे, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर विच लेफ्ट एनालिस्ट, तो अब जब ये बोला तो बहुत से एनालिस्ट जो हैं, जो भी मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं इस क्षेत्र में, न्यूक्लियर वगैरह के क्षेत्र में, तो वो लोग स्क्रैम्बल मतलब इधर उधर भागने के, क्या करें, इसका मतलब क्या है, कि मतलब इसको डिकोड करें कि जो इन्होंने बोला है प्रेसिडेंट पुतिन ने, क्या मतलब क्या है उसका, है ना, व्हाट दी फॉर्मुलेशन माइट मीन। तो ये जो फॉर्मुलेशन, ये जो बनाया है स्पेशल रिजीम ऑफ कॉम्बैट ड्यूटी, ये जो बनाया है ये एक स्पेशल फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये जो है एक स्पेशल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो लोग उसको मतलब ढूंढने में लग गए। तो उन्होंने बताया कि सितंबर 22 में रशिया वाज प्रिपेयर टू मेक यूज़, तो सितंबर 22 में आते आते मतलब रशिया वाज प्रिपेयर, रशिया पूरी तरह से रेडी था कि मेक यूज़ ऑफ ऑल वेपन सिस्टम्स अवेलेबल टू देम, कि जितने भी तरीके के वेपन्स हैं मतलब रशिया पर, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन, वो सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दिस इज़ नॉट अ ब्लफ, अब ये मतलब होता है धोखा देना, ब्लफ करना, अंधेरे में रखना। अब ये कोई अंधेरे में रखने वाली बात तो नहीं है, धोखा देने वाली। तो उसमें क्या है, दिमित्री मेदवेदेव, currently deputy chairman of the Security Council of Russia and others have echoed Mr. Putin's threat। तो जो ये दिमित्री जी हैं, ये इस समय क्या है, करंटली मतलब इस समय वर्तमान में क्या है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशिया, रशिया के डिप्टी चेयरमैन है सिक्योरिटी काउंसिल के ये, और जो अदर्स इनके साथ में हैं, उन्होंने इकोड मतलब साथ दिया कि जो पुतिन ने बोला वो सही बोला, कि हम किसी भी टाइम किसी भी वेपन को यूज़ कर सकते हैं हमारे पास जो भी है, ये उन्होंने बताया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यही देखिए, अब यही जो नोशन है कि क्या ये रुक रहे हैं, क्या ये हतोत्साहित हो रहे हैं, क्या मतलब डिटरेंस है और क्या टैबू है। तो अभी तक तो यूज़ नहीं हुआ, तो अभी तक मतलब ये चीज़ें काम करें, तो ऐसा आप लिख सकते हैं जब एग्जामिनेशन में आएगा कि हाँ अभी तक मतलब ये जो डिटरेंस का जो नोशन है और जो इसका टैबू का जो नोशन है, इट इज़ वर्किंग, है ना, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अभी 78 ईयर्स हो चुके हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड को, जहाँ पर हिरोशिमा में मतलब ये, तो ऐसे आप मतलब बिल्कुल आप समझिए फैक्ट के साथ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, आज के करंट इश्यूज के साथ भी रिलेट करके जब आप इसको बताएंगे ना, देन योर आंसर विल डेफिनेटली फेच यू गुड मार्क्स, राइट। सो यहाँ देखते हैं 38 ईयर्स आफ्टर द लीडर्स रोनाल्ड रीगन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट थे कहाँ के, यूएस के, एंड मिखाइल गॉर्बाचेव ऑफ द यूनाइटेड ऑफ द सोवियत यूनियन के थे। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, अ न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वॉन, कि न्यूक्लियर वॉर अगर मतलब न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गया तो उसको जीता नहीं जा सकता, एंड मस्ट नेवर बी फॉट, इसलिए कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए, इसलिए मतलब कभी न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया ही नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एंड लेस देन अ ईयर आफ्टर मिस्टर पुतिन एंड प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडेन, एंड जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन, उन्होंने रीअफर्म किया मतलब इसी बात को कि अ न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वॉन, मतलब न्यूक्लियर वॉर जीता नहीं जा सकता, इसी बात को रीअफर्म किया, फिर से माना। दिस प्लेज इन द जून 2021, माना इन्होंने इस बात को, ठीक है, इन दोनों लोगों ने। रशिया वॉज रेजिंग द स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर आर्मेगेडन इन यूरोप, ठीक है ना। स्पेक्टर मतलब एक बहुत मतलब से बोलते हैं ना कि एक तरीके से काली छाया वाला, मतलब तो जो रशिया ने बोला तो उसकी वजह से मतलब क्या, रशिया वॉज रेजिंग, रशिया ये मतलब एक तरीके का थ्रेट जो है बढ़ा रहा था उसको, स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर आर्मेगेडन इन यूरोप। तो आर्मेगेडन इन यूरोप मतलब क्या है कि यूरोप को एक साथ मतलब फिर से यूरोप में एक बार मतलब जो है न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होगा, क्योंकि नेटो के मेंबर्स हैं,
यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज नेटो के मेंबर्स हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और वो हेड क्यों, और उसको हेड कौन करता है, यूएस। और यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को, राइट। तो पूरा यूरोप ऑलमोस्ट, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो रशिया अलग है। तो अगर यूक्रेन का जो लोग सपोर्ट करेंगे, अगर नेटो कंट्रीज मतलब सपोर्ट करेंगी, यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट करेंगी, तो वो रशिया की भी तो दुश्मन होगी, है ना। तो इसीलिए बोला कि, तो इसीलिए रशिया वॉज रेजिंग दीज काइंड ऑफ कंसर्न्स, ठीक है, इन यूरोप। क्या है, फ्यूचर हिस्टोरियंस विल डिसाइड हाउ क्रेडिबल दीज थ्रेट्स वर। अब आगे जो हिस्टोरियंस होंगे, ठीक है, आगे जो इतिहासकार होंगे भविष्य में आएंगे, वो ये बताएंगे, विल डिसाइड, वो ये तय करेंगे कि ये कितने विश्वसनीय थे, जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो थ्रेट्स दे रहे हैं, जो खतरा, जो धमकी दे रहे हैं, वो कितने विश्वसनीय थे, कितने सही थे। तो आगे पता चलेगा आने वाले समय में, ये इसका मतलब है। पोटेंशियली मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, सितंबर एंड अक्टूबर 22 माइट कम टू बी रिगार्डेड एज अ टाइम व्हेन द न्यूक्लियर टैबू वाज टेस्टेड ऑलमोस्ट टू ब्रेकिंग पॉइंट। अक्टूबर 2022 में लग रहा था कि इसका यूज हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन का, ठीक है ना। सितंबर और अक्टूबर 2022 में ऐसा लग रहा था कि मतलब न्यूक्लियर टैबो कि मतलब जैसे मतलब न्यूक्लियर टैबो का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो है हमारे पास, बट हम यूज़ नहीं करेंगे एक तरीके से, ऐसी मतलब मोर, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये जो तीन यहाँ पे ग्राउंड है ना, मोरालिटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक नैतिकता के आधार पर, और प्रोपोर्शनैलिटी मतलब समानता के आधार पर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के आधार पर, कि हम जो है इनका यूज़ नहीं करेंगे, राइट, इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। तो जो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ था, इसकी वजह से मतलब एक बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब बिल्कुल एक लास्ट लिमिट तक चला गया था कि कहीं यूज़ ना हो जाए। तो इसका मतलब अभी भी न्यूक्लियर टैबो की जो एक कंसेप्ट है, ठीक है ना, वो अभी भी वर्क कर रहा है। तो हमें ये समझना है, ठीक है। Following battlefields reversals in the last summer and Mr. Putin's declaration that Russia was prepared to use all weapon systems available, speculations arose about whether Russia might use a tactical nuclear weapon, and if so, where and how. अब क्या हुआ, मतलब इसके बाद जो भी ये हारे, मतलब जो है रशिया को काफ़ी डिफीट्स भी मतलब सामना करना पड़ा यूक्रेन में, जो लेट समर था अभी, ठीक है, जो अभी भी बीता है, ठीक है। तो उसमें जो है, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन ने, उन्होंने डिक्लेरेशन दिया, क्या डिक्लेयर किया कि रशिया अब पूरी तरह से तैयार है, ठीक है ना, टू यूज़ ऑल वेपन सिस्टम्स, मतलब हर तरीके के जो वेपन सिस्टम्स हैं रशिया के पास, उसको यूज़ करने के लिए तैयार है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, अब उसकी वजह से स्पेकुलेशन, मतलब लोग अनुमान लगाएंगे, स्पेकुलेशन अरोज, ठीक है ना, अराइज अरोज, ठीक है ना। तो बहुत सारे अनुमान होने लगे उससे, कैसे कि अबाउट वेदर रशिया माइट यूज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, एंड इफ सो वेयर एंड हाउ, कि क्या सच में रशिया यूज करेगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को, और अगर ऐसा करता है तो कहाँ यूज करेगा और कैसे यूज करेगा, ठीक है। तो उसके बारे में क्या है, दिस वॉज डेंजरस ऑन मल्टीपल काउंट्स, ये बहुत ही खतरनाक था, मतलब कई तरीके के मुद्दों को देखते हुए। टू बिगिन विथ, मतलब जो अगर हम मतलब बात करें पहले, दिस कंजेक्चर मतलब अनुमान एक तरीके से, दिस कंजेक्चर risked creating expectations of its own that might have pushed the Russian leadership to behave in a certain way. अगर रशिया ने ऐसा बोला कि हम न्यूक्लियर जो है वेपन को यूज़ करेंगे, तो जो ये बात उसने बोली है, तो अब ये कहीं ना कहीं नैतिक रूप से इस चीज़ के लिए बात होता है कि हाँ यूज़ करके दिखाओ, तो बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, तो ऐसा ना हो कि वो किसी एक बिहेव करने के एक सर्टेन वे में कि हाँ अभी यूज़ करके दिखा देते हैं, राइट। लूज टॉक्स, मतलब ये सब जो लूज टॉक, अगर आप ऐसे मतलब थ्रेट्स दे रहे हो कि नहीं हम यूज़ कर लेंगे, ये हम यूज़ कर लेंगे, हम इसको मतलब न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेंगे, तो वो एक लूज टॉक्स हो जाती हैं, ठीक है, हल्की बातें हो जाती हैं। तो लूज टॉक्स अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स माइट बी एक्सेप्टेबल टू सेंड द मैसेज ऑल्सो रिस्क अंडरमाइनिंग द न्यूक्लियर टैबो। अब न्यूक्लियर टैबो की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, अब आप उसमें बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेंगे, तो आप ठीक है आप यूज़ करो, तो क्या मैसेज आप सेंड करना चाहते हो उसको यूज़ करके, ठीक है ना। अगर आप उसको यूज़ करते हो तो क्या मैसेज आप देना चाहते हो, और अगर आप खाली बोल रहे हो और यूज़ नहीं करो, तब भी न्यूक्लियर टैबो की जो धारणा है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है ना, कि किस तरीके का न्यूक्लियर वेपन आप यूज़ करोगे, ठीक है। एंड फाइनली देर इज स्टिल नो कंसेंसस ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, और अभी तक कोई ऐसी कंसेंसस नहीं है, मतलब एक जो है सर्वसम्मति नहीं है कि क्या बनाता है एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, क्या है एक्चुअली, उसकी कोई परिभाषा अभी तक नहीं है। तो अब इसमें बताया गया आगे कि क्या डेफिनेशन है बैटलफील्ड और टैक्टिकल वेपन्स एज अपोज टू स्ट्रैटेजिक वेपन। तो देखिए दो तरीके के वेपन्स होते हैं, एक होता है टैक्टिकल वेपन, एक होता है स्ट्रैटेजिक वेपन्स। तो जो टैक्टिकल वेपन्स होते हैं आर डिलीवर्ड ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस, छोटी दूरी पर मतलब उनको यूज़ किया जाता है छोटी डिस्टेंसेस के लिए, एंड आर स्मॉलर देन स्ट्रैटेजिक वेपन, और छोटे साइज में होते हैं स्ट्रैटेजिक वेपन्स की कंपैरिजन में। और जो स्ट्रैटेजिक वेपन्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए होते हैं और उनका साइज भी बड़ा होता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ऑलराइट। बियॉन्ड दैट देर इज़ सिग्निफिकेंट वेरिएबिलिटी इन यील्ड, और जो ये वेपन्स जो हम यूज़ करते हैं, टैक्टिकल वेपन्स को यूज़ करते हैं, तो इनमें बहुत सारी विविधता भी होती है, मतलब कि क्या इसका मतलब कितना प्रभाव पड़ेगा, कितने लोगों को ये किल कर सकता है, कितने एरिया में ये डिवास्टेशन ला सकता है, ये भी सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है।
और डिपेंडिंग ऑन द डिलीवरी मेथड और किस तरीके से इसको लॉन्च किया जाएगा उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है. द यूएस फॉर एग्जाम्पल हैज़ टैक्टिकल वेपन्स रेंजिंग फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ 1 किलो टन्स टू 170 किलो टन्स. मतलब यूएस के पास ऐसे टैक्टिकल वेपन्स हैं रेंजिंग फ्रॉम, मतलब जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 किलो टन्स, मतलब बहुत छोटे से छोटा से लेके 170 किलो टन्स. ठीक है, अब सोचिए 170 किलो टन्स कितना ज़्यादा होगा. जब 15 किलो टन्स का जो था, जो हिरोशिमा पे डाला गया था बॉम्ब, ठीक है, उसकी वजह से कितनी बर्बादी, 70,000 लोग मरे थे. लिखा ना, इट वुड बी बियॉन्ड द इंसर्टिंग, इट वुड बी बियॉन्ड इंसर्टिंग टू द मेमोरी ऑफ एस्टिमेटेड 70,000 पीपल डाइट. 70,000 लोग मरे थे 15 किलो टन का जो जो बॉम्ब वहाँ पे ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा. और सोचो 170, ठीक है ना. तो आप समझ सकते हो कि कम से कम 18 से 20 गुना ज़्यादा ज़्यादा पावरफुल अभी भी यूएस के पास बॉम्ब है. तो अगर उसको डालेंगे तो सोचिए कितनी ज़्यादा डिवास्टेशन होगी, राइट. सो इमीडिएटली एंड मेनी टेंस ऑफ थाउजेंड. हिबाकुशा, हिबाकुशा मतलब होता है सर्वाइवर. तो हिबाकुशा एक जापानीज वर्ड है, ठीक है, जिसका हिंदी में या इंग्लिश में मतलब होता है सर्वाइवर, जो लोग बच गए जिंदा. ठीक है ना, बॉम्ब तो गिरा बट किसी तरह जिंदा बच गए, चोट वोट लगी, इलाज वगैरह बाद में बच गए. हैव सर्वाइव, लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट बॉम्ब टू सजेस्ट दैट दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल टैक्टिकल वेपन. तो जो ये लोग जिंदा बच गए हैं हिबाकुशा, वो लोग ये बताते हैं कि जो ये बॉम्ब था ये एक टैक्टिकल वेपन था, मतलब स्मॉल टैक्टिकल वेपन था, कोई बहुत बड़ा बॉम्ब नहीं था. ठीक है, ऐसा बताते हैं लोग जो सर्वाइवर है वहाँ के. अब क्या रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, देयर इज हाउएवर रूम फॉर होप in the official response by the NATO, North Atlantic Treaty Organization and other nuclear weapons states to Mr. Putin's saber rattling. saber rattling मतलब बार बार उकसाना, मतलब युद्ध को उकसाना कि बार बार मतलब युद्ध हो जाए. जो ना भी करना चाहे ना उसके अंदर भी क्षमता, चलो एक बार लड़ी लेते हैं, खत्म कर देते हैं. तो जो बार बार ये थ्रेट्स दे रहे हैं ना, तो फिर भी एक मतलब अभी रूम ऑफ होप है, मतलब एक आशा की अभी भी एक थोड़ी सी मतलब किरण बाकी है नेटो की तरफ से, कि नेटो जो कंट्रीज़ हैं सारी, मतलब अभी तक टोटल 31st कंट्री मतलब जो है उसमें है, उसमें फिनलैंड अभी उसने लेटेस्ट ज्वाइन किया है, राइट. तो नेटो कंट्रीज़ का जो अप्रोच है वो अभी बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही नॉर्मल है कि कोई तरीके से न्यूक्लियर वेपन ना हो. ठीक है, और दूसरी तरफ ये क्या है, सैबर रैटलिंग कर रहे हैं. सैबर रैटलिंग मतलब क्या, उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए, बार बार धमकी दे रहे हैं, ठीक है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है. एंड सब्सिक्वेंट स्पेकुलेशन, तो जिसकी वजह से आगे अनुमान भी लग रहे हैं कि क्या हो सकता है, ये धमकी देने हो सकता है कहीं अटैक ना कर दें, राइट. सो द यूएस वॉज एट द फोर फ्रंट ऑन दिस. तो यूएस इसमें सबसे आगे आया. उसने क्या बोला, वॉट इट डिड डू इज एज इंपॉर्टेंट एज वॉट इट डिड नॉट डू. कि जो इसने मतलब हो चुका पहले किया और जो उसने नहीं किया, ठीक है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. वॉशिंगटन मेड इट abundantly clear that any nuclear use would be met with a very strong and commensurate response. यूनाइटेड नेशन ने ये बता दिया कि अगर रशिया यूज़ करता है न्यूक्लियर बॉम्ब को तो एडिक मतलब बिल्कुल उसने बिल्कुल खुल करके साफ साफ बता दिया कि बहुत आपको वेरी स्ट्रांग, बहुत ही मजबूती से जवाब दिया जाएगा और बहुत उसी अनुपात में कमेंसरेट, मतलब अगर आपने एक बॉम्ब फेंका तो लगभग 1 से 2 बॉम्ब आपके पास भी आएंगे. तो मतलब पूरा अनुपात में आपको रिजल्ट मतलब मिलेगा, आंसर मिलेगा. तो इसलिए सोच समझ के करना, रशिया को बोला. हाउएवर इट डिड नॉट स्पेसिफाई दैट रिस्पॉन्स वुड बी न्यूक्लियर. लेकिन रशिया ने ये नहीं बोला या यूएस ने भी ये नहीं बोला कि हाँ अगर आप कुछ भी मतलब ऐसा करते हो तो हम न्यूक्लियर का ही बम मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब का ही यूज़ करेंगे. क्वाइट द ऑपोजिट, इसके बिल्कुल उल्टा. एज इट एम्फसाइज्ड अ कैलिब्रेटेड कन्वेंशनल रिस्पॉन्स टू एनी न्यूक्लियर एडवेंचरिज्म एट नॉट एज नेटोज डोर स्टेप. मगर नेटो से जितनी भी कंट्रीज नेटो का पार्ट हैं, अगर आपने वहाँ कोई एडवेंचरिज्म किया, मतलब कोई आपने दुस्साहस किया, एडवेंचरस दुस्साहस अगर आपने किया न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, कि आपने कुछ भी अटैक किया, तो फिर मतलब आपके ऊपर सोच समझ के, ये सोच समझ के हम रिस्पॉन्स करेंगे, राइट. ऐसा यूएस ने बोला. द यूएस ऑल्सो डिड नॉट चेंज इट्स न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस. और यूएस ने अभी अपनी न्यूक्लियर की जो भी मतलब उसकी तैयारी उसको चेंज नहीं किया है, देयर बाई, जिसके वजह से नॉट फ्यूलिंग द न्यूक्लियर स्पेकुलेशन बिल्डिंग अप इन यूरोप. इसी वजह से न्यूक्लियर वेपन के बारे में यूरोप में किसी भी तरीके की कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, कि वहाँ पे शांति है अभी, ठीक है. क्रूशली इन नवंबर में इवन चाइना's प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कॉल्ड ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू जॉइंटली अपोज द यूज ऑफ और थ्रेट्स टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स. और जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने भी बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो जितने भी कंट्री हैं उन सबको मिल करके अपोज करना चाहिए, ठीक है ना, अपोज करना चाहिए, मना करना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन का ना तो यूज़ किया जाए और ना ही उसको यूज़ करने की धमकी दी जाए, ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने. दैट न्यूक्लियर क्राइसिस पास्ट. अब यहाँ पे इसका मतलब है दैट न्यूक्लियर क्राइसिस पास्ट, इसका मतलब है कि जो हिरोशिमा वाली न्यूक्लियर क्राइसिस थी वो तो बहुत पहले बीत चुकी है. बट द वर्ल्ड कुड स्टिल बी हेल्ड हॉस्टेज टू रशियाज मूवमेंट ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स टू बेलारूस एट मिन्स्क इन्वाइटेशन. जो ये मिन्स्क है ना, मिन्स्क जो है बेलारूस की कैपिटल है, ठीक है.
तो बेलारूस में रशिया किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन को यूज़ ना करे, इस तरीके की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं, ठीक है। और जो 1945 में हुआ वो तो हो चुका, बट अभी भी इस वक्त रशिया का जो मूवमेंट है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को हम यूज़ कर सकते हैं बेलारूस में, ठीक है, तो ये एक अभी भी हमारे लिए चिंता का विषय है, राइट। लाइक यूक्रेन, बेलारूस गेव अप, यूक्रेन की तरह ही, लाइक यूक्रेन की तरह ही बेलारूस गेव अप इट्स न्यूक्लियर वेपन्स इन द 1990s। बेलारूस ने भी यूक्रेन के साथ साथ ही, जैसे यूक्रेन ने वैसे ही बेलारूस ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप कर दिया था, मतलब एब्जोर कर दिया था, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था इन 1990 में ही, इन रिटर्न फॉर सिक्योरिटी गारंटीज, कि भाई किसके बदले में सिक्योरिटी गारंटीज मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। तो सिक्योरिटी गारंटी किसने दी? रशिया ने दी, यूएस ने दी और यूनाइटेड किंगडम ने दी कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हम आपको डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब रिवर्सिंग दैट अग्रीमेंट, अब अगर एक बात बेलारूस ने, यूक्रेन ने आप लोग के भरोसे ही, रशिया, यूएस और यूनाइटेड किंगडम के भरोसे ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब आप उन पर ही अटैक करने जा रहे हैं, तो रिवर्सिंग दैट अग्रीमेंट, अब उसी समझौते को अगर आप उलट रहे हैं तो नाउ सीम्स अ पॉइंटलेस प्रोवोकेशन। तो ये दिखा रहा है कि मतलब बिल्कुल मतलब किसी को उकसाना, किसी भी मतलब कोई रीजनिंग नहीं है आपके पास, आप अननेसेसरी कर रहे हो, हाई ऑन सिंबलिज्म एंड रिस्क। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिस्क पे है फिर तो, राइट। एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, मतलब जब कोल्ड वॉर अपने हाइट पे था, देयर वर ऑलमोस्ट 70,000 न्यूक्लियर वेपन्स स्कैटर्ड अराउंड द ग्लोब। जब कोल्ड वॉर रशिया और सोवियत रशिया जो कि उस वक्त का सोवियत यूनियन था और यूएसए, इसके बीच में ही था कोल्ड वॉर, बेसिकली सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के बीच में था ये। तो उसमें क्या था, उस वक्त जब ये अपने एकदम हाईएस्ट पीक पे था तो 70,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे पूरे वर्ल्ड में, इधर उधर कहीं पड़े हुए थे, ठीक है, इधर इन स्टोरेज और डिप्लॉयड, और बहुत सारे स्टोरेज फॉर्म में रखे थे और बहुत सारे स्टेशन थे जिनको यूज़ किया सकता। सम ऑन हेयर ट्रिगर वार्निंग, कुछ में तो बस बिल्कुल अलर्ट पे थे, बिल्कुल जैसे ही बोलते तुरंत लॉन्च कर देते, ठीक है। कुछ दैट वी अवॉइडेड अ न्यूक्लियर एक्सचेंज, तो इस तरीके का न्यूक्लियर एक्सचेंज, मतलब कि इधर से भी न्यूक्लियर अटैक हो उधर से भी हो, तो उस वक्त भी हमने न्यूक्लियर जो यूज़ है बॉम्ब का उसको अवॉइड किया है ना। इज डाउन इन पार्ट टू द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा, ठीक है ना। तो एक हिसाब से कुछ हमने वहाँ से सीखा हिरोशिमा से कि हाँ 1945 में अटैक हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक हमने जो है कभी भी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं किया है। इन पार्ट टू शेयर डम लक एज द हिस्ट्री ऑफ नियर, अभी जो आज के टाइम की जो हिस्ट्री है, मतलब आज जो ये चल रहा है रशिया और यूक्रेन वॉर है, ये मिस कर रहा है, मतलब मिसेस थ्रू आउट द कोल्ड वॉर डेमोन्स्ट्रेट। तो पूरे कोल्ड वॉर में ऐसा कभी नहीं बोला गया कि हाँ अब हम न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने जा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं जितना कि आज रशिया जो है थ्रेट दे रहा है, ठीक है। एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इट इज़ नॉट मच। अब ये जो दोनों टैबो बताए गए हैं ना, कि न्यूक्लियर टैबो, ठीक है, और जो डेटरेंस, ये जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना कि अगर हमको कुछ हो जाएगा तो हमें इतना मिलेगा फैमिली वालों को, ऑल दैट, तो इसकी वजह से ये मतलब एक इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से जिसका कोई बहुत खास ज़्यादा यूज़ है नहीं, राइट। तो ऐसे करके आपको चीज़ों को समझना, अब अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप इसके पॉइंट्स को निकालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, राइट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को निकालिए, ठीक है, और उसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, मतलब आप लिखिए 50-60 लाइन्स में केवल लिखिए, एक शॉर्ट नोट, जस्ट स्टार्ट करिए एंड व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड करिए, राइट। आई विल चेक एंड आई विल सेंड इट बैक टू यू, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।